नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज़ राहुल। एज़ यू नो, ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का। पहला वीडियो आप ज़रूर जाकर देखो। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हमारा एप्टीट्यूड होना चाहिए बीपीएससी के पेपर को सॉल्व करते हुए, एंड कैसे एग्जामिनर सोचता है कि क्वेश्चंस या ऑप्शंस जो सेट करता है वो किस तरह से थॉट प्रोसेस होता है, एंड कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो नॉलेज आपने बचपन से मतलब कि गेन किया है, राइट, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ के, टीवी देखकर, आजकल रील्स देखकर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को हम कैसे गैदर करके आउट ऑफ 4 ऑप्शंस बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्शन पे पहुंच पाए, राइट। उसका तरीका मतलब या उसको रियल टाइम वे में प्रॉपर पेपर डिस्कस करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड रेस्ट जो है 76 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक सूरज सर बताएंगे। ये 70 बीपीएससी का 13 दिसंबर वाला पेपर है, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैंने 1 से 50 तक डिस्कस किया है, राइट। सो मैंने एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सा यूज़ किया है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। पहला है नॉलेज पार्ट, ठीक है। दूसरा है डिराइव लॉजिक, ठीक है। एंड थर्ड इज़ ये ट्रिक। तो इसको तो मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में होता है। बीपीएससी में मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। सो इसको अभी रहने देते हैं, और जहाँ लगेगा वो मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आउट ऑफ 2 ऑप्शंस सिमिलर होते हैं तो हम उसको बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। सो 2 चीज़ें जो मैंने बोली, डिराइव लॉजिक एंड नॉलेज। सो नॉलेज शुड बी द प्रायोरिटी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं, मतलब दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। बट अगेन हर क्वेश्चन को हम नॉलेज से नहीं बना सकते, क्योंकि इतना फैक्चुअल पेपर होता है कि अगर आपने पढ़ा भी है ना, मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी किया ना, तो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, और ऑप्शंस इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं। जस्ट आई हैव एन एग्जाम्पल जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिया था कि एक क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन जो असहयोग आंदोलन है ना, उसके पहले दिन किस बड़े मास लीडर की डेथ हो गई। फर्स्ट है, 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन एम मालवीय, एंड द फोर्थ वन इज बीजी तिलक, ठीक है। अब देखो, इस एक तो होता है नॉलेज पार्ट, मैंने बोला आपको एग्जैक्टली आंसर पता है कौन सा है, और ये प्राथमिकता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर आपको हो सकता है आपको याद ना रहे, याद नहीं है, तो हम कैसे इन ऑप्शंस को यूज़ करके एग्जैक्ट ऑप्शन पे जो आंसर मुझे लगता है उस पर पहुंच सकते हैं, एंड अपने मतलब बीपीएससी प्रिपरेशन में कैसे मार्क्स या हमारा एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए बेस्ट वे में, इसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ। अब देखो, मोतीलाल नेहरू, सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, टाइमलाइन मेथड हम यूज़ करते हैं। आई थिंक नवंबर 1920 में हुआ, ठीक है। तो जो बंदा होगा ना, जो मतलब फ्रीडम फाइटर होंगे ना, वो 1920 से पहले ही मतलब कि उनके बाद वो ऑब्वियसली डेथ हो गई तो नहीं रहेंगे। तो नेहरू, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आया था, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट, जो कि एक तरह से आंसर था टू साइमन कमीशन की इंडियंस बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडियंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 1928 के राउंड आया था। तो नेहरू तो जिंदा थे, मोतीलाल नेहरू। दूसरा है टीपी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के बारे में आपको पता होगा अच्छे से कि ही वॉज बॉर्न, ही वॉज द पार्ट ऑफ राउंड टेबल आरटीसी, तीनों का पार्ट थे अलॉन्ग विद द अम्बेडकर, मुझे जहाँ तक याद है। तो वो तो 1930, 31 एंड 32 में हुआ था, तो वो भी जिंदा थे। मालवीय साहब, अब देखो मालवीय साहब के बारे में सबसे पहले तो बीएचयू याद आता है, ठीक है। बीएचयू के अलावा ये तो 1916 में हुआ था, बट मुझे जहाँ तक याद है कि वो जो प्रो चेंजर्स कांग्रेस के अंदर थे ना विद इन, जैसे कि 1922 के एंड तक सीआर दास ने नई पार्टी बनाई थी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इंटर करेंगे असेंबलीज में एंड डिसरप्ट करेंगे वर्क को, ठीक है। तो ये मालवीय साहब उसका हिस्सा थे, एंड आई थिंक 1925-26 में वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बने थे, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो वो भी जिंदा है, ये तीनों जिंदा है, मतलब बचते हैं बस तिलक। अब देखो मुझे आंसर पता है, नॉलेज है, तो बीजी तिलक के साथ मैं समय ही वेस्ट नहीं करूंगा इन तीनों ऑप्शन पे। इन केस नहीं है तो मैं इन तीनों ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकता हूँ ना। सो ये मेरा तरीका है बताने का, और ये आपको मैंने 1 से 50 क्वेश्चन तक दिखाया। अब यहाँ मैं आगे 51 से भी मतलब जो कोई रिकैप दे रहा हूँ वही समझा रहा हूँ, ठीक है। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन मेकिंग फ्लोर टाइल्स। देखो फ्लोर टाइल्स जो है ना, मतलब टफ चीज़ चाहिए, ज़मीन की बात है, मतलब ना हार्ड चीज़ चाहिए जो टिके, टिकाऊ हो, ड्यूरेबल हो। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो मुझे अगर थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, 2 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, अगर नहीं पता इनके बारे में, तो पॉलीथीन तो आपके वैसे भी दिमाग से निकल जाता है कि यार पॉलीथीन तो इतना वीक होता है, मतलब उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ी भी हीट होगी तो वो पिघल जाएगी। सेम गोज विद द पीवीसी, फ्लोर में यूज़ करें, रिमेंबर पीवीसी का हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज़ है, बट फ्लोर में यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी अगर आपको पता होगा कि जो 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं उसमें थर्मो होते हैं, हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग वो भी समझ रहे होंगे, इतना उनके पास होता है, ठीक है, नॉलेज। एंड दूसरा थर्मोसेटिंग। अब थर्मो जो है ना, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है, अपना साइज शेप बदल लेता है, एंड ठंडा होने पे ये हार्ड होता है, ठीक है। एंड ये रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार चेंज हो गया शेप तो फिर से वापस आ जाएगा। एंड थर्मोसेटिंग जो है ना, ये थोड़ा हीट रेसिस्टेंट होता है, बट एक बार इसने शेप बदल लिया तो इरिवर्सिबल होता है। अब देखो सिंपल है कि आउट ऑफ 4 ना 3 एक कैटेगरी में आ रहा है, मतलब थर्मोप्लास्टिक्स के ये 2 एग्जाम्पल हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो है जो हार्ड होता है, जो हीट रेसिस्टेंट होता है, तभी तो हम फ्लोर में यूज़ कर पाएंगे। सिंपल सा है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऐसे ज्ञान, बस बेसिक डिफरेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, इतना एवरेज एक बीपीएससी एस्पेरेंट थर्मोसेटिंग थर्मो प्लास्टिक अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा ही होगा। अब कोई नहीं पढ़ने वाला है उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इतना मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स में भी नहीं याद हों आपको, बट इतना होना चाहिए बेसिक, ये 8-9 की चीज़ है, राइट। सो या नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। और ये थीम जो है ना, इस पे एक क्वेश्चन पॉलीमर वाले थीम पे केमिस्ट्री में बीपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि केमिस्ट्री में हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में जो पढ़ रहे हो जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, एंड उस पर थोड़ा बहुत उसके बेसिक पे कमांड बना लूँगा। ऐसा तो नहीं है रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन फ्रेम करता है, सिंपल, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास। और एग्जिस्टिंग नॉलेज, अगेन मैंने कहा कि सिंपल है कि थर्मो और थर्मोसेटिंग में अगर डिफरेंस है, थर्मो देखो ना हीट ऐसे भी आता है, सेटिंग थोड़ा सा अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे ना ऑप्शंस, अगर आप उधर पेपर के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, हिंदी वाला भी होता है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको छोड़ रहा हूँ रीजन बिंग कि ये यार बेस्ट पॉसिबल क्या है इसमें यूज़ करूँ, मतलब एप्टीट्यूड में। और एप्टीट्यूड में देयर आर सर्टेन थीम्स जिससे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस, सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, इससे सर्टेन है, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक बना लो फिर, या PYQ कर लो अच्छे से। फिर इसके बाद एक फिगर दे देगा, पॉलीगॉन दे देगा, उसके अंदर कितने सारे हैं, कभी ट्राइंगल दे देगा, कभी स्क्वायर दे देगा, कभी रेक्टेंगल दे देगा, उसी में से ये पूछता रहेगा। ये सब सर्टेन है जिससे क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल अर्बन। देखो क्यों माइग्रेट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब मोबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ये सारी वे ऑफ लाइफ ना ईजियर हो जाती है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, ठीक है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि इजी पीजी है। क्यों? रीज़न बिंग हाई लेबर डिमांड इन द सिटीज़, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, ऑब्वियसली फ्यू जॉब्स इन रूरल एरिया, लिमिटेड होते हैं, मतलब कि सारे तो एग्रीकल्चरल नहीं होते हैं, और भी जॉब्स होते हैं, बट मैक्सिमम या ज़्यादा परसेंटेज अगर देखो तो इट गोज़ टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है,
राइट. सो द थिंग इज ओके, सो इसमें इशू आ रहा है, एक मिनट. हाँ, तो इसका ऑल द एबव होगा. रीजन बिंग की बहुत इजी है, कोई मतलब बेसिक जिसके पास नॉलेज होगा सर्टेनली इसको वो सॉल्व कर सकता है. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि डिस्कस की जाए. नेक्स्ट इज़ 54th क्वेश्चन नंबर. देखो सिंपल है इसमें कि मैंने कल कहा था और अभी फिर से रिपीट करूँगा कि 17th BPSC के 13 दिसंबर वाले पेपर में जो पहला पेपर आया था या यही पेपर होने ही वाला था, तो उसमें ना इकोनॉमिक जो डेटा होता है ना रिसेंट, उस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं CA में, करंट अफेयर्स में. तो आप जो बस बजट और सर्वे करने से नहीं होगा. देखो ये RBI का डेटा है, तो थोड़ा सा कान खोल के, ठीक है, अपनी समझदारी को यूज़ करके. एंड मैं एक चीज़ एग्जांपल दूंगा कि आप जो यूजुअल करंट अफेयर्स के बुक पढ़ते हो ना, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, नाम नहीं लूँगा, तो इस तरह का सेक्शन नहीं होता है जिसमें ये थोड़ा बहुत आपको इस तरह से बताए. तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम कोई बैंकिंग वाला होता है ना, जिसमें कि थोड़े बहुत डेटा होते हैं. आप बहुत नहीं पढ़ना है, बट अगेन यही RBI ने कुछ किया या कोई रिपोर्ट आया मतलब इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये सब आप थोड़ा सा कवर कर लो, क्योंकि BPSC यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है. सो इस क्वेश्चन में देखो सिंपल है, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है और ऑप्शंस इतने सिमिलर है ना कि वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. और यहाँ लॉजिक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. यहाँ पे डिराइव करना बहुत मुश्किल है. 2-4 वाले हैं, 2-5 वाले हैं, ठीक है. तो या आपने पढ़ रखा है, अपना नॉलेज वाले पार्ट पे जाओ, एल्स इस क्वेश्चन को लीव कर दो. ऐसे क्वेश्चन लीव कर दो क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. सो लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. समझदारी तो इसमें भी है ना. 150 में 150 करके आओगे नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे जहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, और भी है बट दिस इज़ वन ऑफ देम. नेक्स्ट इज 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाय. अब देखो एक सिंपल है, मैंने कल वाले वीडियो में कहा था, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो उसमें बहुत अच्छे से बोला है कि यू विल सी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना बुक्स वाले पार्ट से आता है. एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री में बुक लिखी गई है. अब क्या होता है ना, आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो बिहार स्पेशल के लिए, बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं. सर्व हितेशी अभी आया था, वो हर कोई पढ़ के जाएगा, एक एवरेज एस्पिरेंट पढ़ के जाएगा. बट ऐसे बुक्स थोड़े डिफिकल्ट हैं, राइट. और इसमें थोड़ा सा आंसर डिराइव कर पाना, देखो ऐसा कॉमन नेम नहीं है. हम जनरली जब तैयारी करते हैं तो ये सब ऐसे कॉमन नेम नहीं है कि याद है, बहुत मुश्किल है इसको डिराइव कर पाना. तो इधर यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, या आंसर पता है तो यू कैन गो विथ वन. थोड़ा डिफिकल्ट है ये कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं असली एग्ज़ाम हॉल में कैसे सोचूंगा वही आपको बता रहा हूँ. ऐसे नहीं कि बस हाँ आंसर ये बना दिया, कुछ बोल दिया, नहीं पता है मुझे आंसर और इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा. अगर पता होता तो आई कुड हैव अटेम्प्टेड, बट इफ़ आई डोंट नो आई शुड लीव दिस. कोई आइडिया लग ही नहीं रहा है मुझे, राइट. तो नेक्स्ट वन इज 56th क्वेश्चन. इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन. या बहुत डिबेटेड है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे में ये होता है. एंड मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन को शायद BPSC ने डिलीट किया है, ठीक है. आपको पता होगा कि जो ब्रेड हम खाते हैं उसमें जो मॉल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी स्पोर फॉर्मेशन होता है. स्पोर फॉर्मेशन ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है. और ये बहुत ही ऑप्शन जिस तरह से सेट किया BPSC ने उसी से गलती हो गई, तो उसको डिलीट करना पड़ा. तो इस पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है. वी कैन लीव दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज़ बिहार, ये कैपिटल ऑफ ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली. देखो 2 क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा रैंडम बिहार स्पेशल में दिखेंगे. बिहार स्पेशल में भी सर्टेन थीम्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और कल्चर में. तो हिस्ट्री में आपको ये 1911-12 में जो बिहार राज्य बना उड़ीसा के साथ, और 1935 में उड़ीसा से जो डिवाइड हुआ, यहाँ पे आपको
मतलब कि 10 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ये पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम प्रिपेयर करके जाएंगे कि हर पेपर में ये इट इज़ कमिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वैसे है, ब्रिटिश शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली। मुझे पता है दिल्ली दरबार हुआ था, आप लोगों ने कभी भी पढ़ा होगा, दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 जो है ना, तब ब्रिटेन के किंग जो थे वो आए थे इंडिया, ठीक है, और दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, राइट। तो 1913 तो कहीं से भी नहीं है, और मोर देन एवर भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक साल में ही शिफ्ट होगा ना, ये अलग अलग साल क्या होगा, मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता मुझे। देखो 12 दिसंबर 1911 अगर आपने पढ़ा है तो उस दिन ये डिक्लेयर किया गया था। एंड आंसर जो है ना, यूजुअली मैं सी के साथ जाता, आउट ऑफ दी जो 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर लिए, इसके साथ जाता, बट बीपीएससी ने इसका 12 रखा है। रीज़न बीइंग कि जो 28 दिन, कितना दिन बचा है इसमें, 18 दिन 19 दिन बचा है इस साल में 1911 में, उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद शिफ्टिंग हुई होगी। सो दैट्स वाई दे हैव, आई थिंक 1 अप्रैल 1912 में ये शिफ्ट हुआ होगा, मतलब जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद कुछ महीने लिए गए हैं, तो इस बेसिस पे 1912 इसका आंसर किया गया है बस। बट मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होंगे ना, या तो 11 के साथ जाएंगे या 12 के, मोस्टली 11 के साथ जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस सेंस में, बट अगेन आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है पहले से कि कब एग्जैक्टली हुआ था, तो आप 12 के साथ जा सकते थे, ठीक है। अब आएगा प्योर अपने बेसिक बॉलीवुड गाने, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे, हमारी बेसिक नॉलेज जो हमने बचपन से सीखा है। देखो नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है, इसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा, जोजीला। ला का मतलब आपको पता है, हर एक ला में लगेगा पास होता है, 2 माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, जोजी। अब ये जो नाम है ना, बस एक बार सोचो, हिमाचल, इसमें क्या क्या, मनाली हिमाचल, लाहौल स्पीति भी हिमाचल, श्रीनगर आपका JNK, ले आपका लद्दाख का कैपिटल है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सिटी श्रीनगर, JNK एंड जम्मू पता है आपको, श्रीनगर एक ही है, मतलब दोनों एक ही यूटी का या स्टेट का पार्ट थे। सो द पॉइंट इज, ये जो नाम है जोजी, ये क्या आपको लगता है हिमाचल में ऐसे नाम रखे जाते होंगे? बहुत रेयर चांसेस है ना, लॉजिकली हिंदी भाषी है, या कश्मीर में भी हिंदी उर्दू भाषी या कश्मीरी बोली जाती, ऐसे वर्ड आपको लद्दाख या तिब्बतियन लैंग्वेज में दिखेंगे। डोंट यू थिंक सो? मुझे नहीं पता जोजीला टनल किस 2 इम्पोर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करता है, बट नाम में क्या रखा है यहाँ क्लैरिटी मिलती है। अब जोजी नाम जो है ना, तिब्बतियन लैंग्वेज या लद्दाखी सिमिलर है ना, दोनों एक समय एक ही कल्चर अभी भी है, बट एक पास के थ्रू ये, मतलब अब तो बाउंड्री हो गया है, 2 अलग अलग कंट्री हो गए, तो पहले ये एक ही कल्चर थे, एक ही कल्चर के पार्ट थे। तो यहाँ पे मुझे बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ले दिख रहा है, ले इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख, सो आई वुड गो विद दिस ऑप्शन, क्योंकि नाम ही ऐसा है। ला तो बहुत जगह लगा है पास में, ठीक है, लेकिन अगेन इंडिया को कनेक्ट, मतलब इंडिया में कनेक्ट करता है। अगर ये ले और मे बी तिब्बत दे दिया होता तो मुश्किल हो जाता फिर, बट यहाँ पे इंडियन ही लोकेशन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये टनल। सो दैट्स वाई आई विल गो विद दिस ऑप्शन, सिंपल है। अब यहाँ भी नाम में हम देखेंगे दूसरा अच्छा एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का, नाम में हु इज़ द ऑटोबायोग्राफी। आपको पता है ऐसी बुक जो खुद से हम लिखते हैं या किसी के हेल्प से अपने बारे में, अपनी पूरी हिस्ट्री बचपन से लेके या अपनी जो भी जर्नी रही है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। सो आपको पता होगा कि ये 4 नाम है। अब देखो जो नाम जो है क्या लिखा हुआ है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अब देखो ये कुट्टी वर्ड जो है आपने साउथ इंडियन मूवीज़ के फिल्मों में सुना होगा, या गाने में, या जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं। मैंने बोला रील्स वगैरह भी कभी कभी काम आते हैं। अब बैठ के रील्स नहीं देखना है, बट अगेन इसके भी यूसेज हैं।
तो हम अपना समय कहीं लगाते हैं तो उसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं ना, वो कहीं काम आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो सुरेश रायना सबसे पहला ऑप्शन जो एब्सर्ड लगता है, ये कुट्टी वर्ड है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, बहुत कम चांसेस है, लॉजिकली सोचो। और मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं है या लिखवाई नहीं है, सो वैसे भी ये आउट है। अब ये वर्ड जो है ना साउथ इंडियन है, और मुझे ऐसे में तमिल ज़्यादा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो वी हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट, श्रीसंत, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ आपको पता है कर्नाटका से, अब कर्नाटका से हैं, तो राहुल द्रविड़ के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट इंथुजियास्ट हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थिंक 2012-13 के अराउंड आई थी। तो वो बार बार ऐसे इंसान है कि मतलब कि ऐसी ज़रूरत नहीं है उनको बार बार लिखने की, वो ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफी एक बार ही आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये तो वैसे भी बाहर है, मतलब मुझे इसका ईयर याद था कि ये पहले ही लिख चुके हैं, और नाम मुझे नहीं याद है बट ईयर याद था। तो ये जो पूछा जा रहा है ना, रिसेंट पूछा जाता है, बुक्स जो आते हैं, एक थीम सीए का जो है ना बुक्स पूछते हैं, करंट वाला कोई बुक फेमस पर्सनालिटी ने लिखा है, बहुत इजी है, सीए में आपको दिख जाएगा, और ये किसी भी बुक में करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो ना उसमें दिख गया होगा, जो जिसने भी पढ़ा होगा इसको सॉल्व कर चुका होगा। बट इन केस अगर नहीं पता है तो 4 ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, डिराइव लॉजिक। सो राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए, 2 ऑप्शन हमारा चला गया, बचते हैं श्रीशांत एंड आर अश्विन। देखो इसमें मुझे तमिल साउंड कर रहा है, श्रीशांत इज कहाँ से, केरला से, ठीक है, एंड अश्विन इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। अब श्रीसंत जो है ना, वही मैं कहता हूँ कि इधर उधर चीज़ों पढ़ने से देखने से, ये बॉलीवुड वगैरह बिग बॉस वगैरह में जा रहे थे, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी आई थिंक, मतलब मैं बहुत श्योर हूँ, 90% श्योर हूँ कि इन्होंने अपनी नहीं लिखी है, एंड स्टिल ही इज़ प्लेइंग इन वन वे और अनदर वे। तो एंड आर अश्विन एक पढ़ा लिखा इंसान है, मतलब उसको बोलते हैं बहुत नॉलेजेबल है, क्रिकेटिंग नॉलेज भी बहुत हाई है इनकी। तो उन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को देखते हुए इन 2 में मैं से आर अश्विन के साथ जाऊंगा। और ये तमिलनाडु वाला, अगेन नाम में तमिल वर्ड कुट्टी जो है ना, हमने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। सो यस, आर अश्विन सही आंसर है, बस ऐसे मैं डिराइव कर रहा था कि कैसे मैं पहुंच सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 है, 30th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। देखो सिंपल है कि अभी रिसेंट ईयर में ना, मैं देखो ऑप्शंस बहुत हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो वी हैव 2 ऑप्शंस हियर, राइट। बट अभी आपने देखा होगा कि या तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इन दैट केस आपको पता होगा कि अबू धाबी या मिडिल ईस्ट के 2-3 शहर हैं, दुबई, ठीक है, रियाद, ये यूएई एंड सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब कि दुनिया के सबसे अच्छे स्मार्ट सिटीज़ में, सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सिटीज़ डेवलप किए गए हैं। तो अगर आप लास्ट 3-4 साल की चीज़ें देखोगे ना, तो इन शहरों में जो ये मिडिल ईस्ट के, ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया के इम्पोर्टेंस, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट ऐसे कुछ ऑप्शन दिखे ना, तो मतलब कि आपका ना इंक्लाइनेशन या लीन आप ना इन ऑप्शंस की तरफ करना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है। तो है तो ये हेडक्वार्टर इधर, बट डू यू थिंक कि जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पे मीटिंग होगी? और ये दोनों तो एब्सर्ड लग रहे हैं अभी, मतलब अगेन जिस तरह से मैं लॉजिक लगा रहा हूँ उस बेसिस पे, डू यू थिंक कि स्विट्ज़रलैंड में अगर वो लोकेशन है तो वहीं होगी? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो यस, इसको हम काटते हैं। एंड अबू धाबी, आपको पता होगा कॉप, जो कॉपरेशन ऑफ पार्टीज 28 है, ठीक है, वो भी अबू धाबी में हुआ था रिसेंटली। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है इधर। तो इन 2 ऑप्शन में अगर कहीं पढ़ा हो न्यूज़पेपर कुछ है, तो इन्हीं 2 में आपको डाउट होता है यूजुअली, एंड
मेरे हिसाब से अबू धाबी पे जाना चाहिए। अगर 2 एलिमिनेट कर लिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती है करेक्ट होने की 50%, और गलत होने के चांसेस कितने हैं 0.33 पर 1/3 मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे ये लीड कर रहा है। इवन एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो ना तो 0.33 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 3 एंड गलत होने की तो ये फिक्स है, तो तब भी इक्वल है, तब भी ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए। अगर 4 में से चारों ना कर पाओ, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई डिराइव नॉलेज जो है डिराइव लॉजिक नहीं लग रहा है, नॉलेज जो है आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तब जाने देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, देखो रिवर्स वाले में आप देखोगे ना 3-4 पैटर्न पे ऑड वन आउट पूछता है। एक तो इंडिया में, एक तो ईस्ट फ्लोइंग मतलब कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है या आपका ये अरेबियन सी में गिरती है, एक ये हुआ। दूसरा रिफ्ट वैली में कौन सी बहती है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो है कि हिमालय से निकली है या पेनिनसुलर रिवर है। इन सारी चीज़ों पे खेलते हैं, बहुत इजी होता है ये। और एक होता है 3 ट्रिब्यूटरीज एक जैसे दे देंगे, एक रिवर के और एक अलग रिवर का ट्रिब्यूटरी दे देगा, तो इन ग्राउंड पे बीपीएससी या ऐसे स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाता है। तो सिंपल है कि यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप देखो तुंगभद्रा कृष्णा की आई थिंक ट्रिब्यूटरी है, पेनगंगा गोदावरी की है, महानदी खुद में ही एक रिवर है, एंड नर्मदा, देखो नर्मदा तापी या ताप्ती जो भी कहो, ये सब वेस्ट फॉलोइंग है, रिफ्ट वैली में बहती है। बस सिंपल है, नर्मदा कहीं दिखे तो मतलब हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए रीज़न, या तीनों ऐसे रिवर जो वेस्ट फॉलोइंग है, एक ईस्ट फॉलोइंग, इसी पे खेल रहा है अभी। तो सिंपल है, तुंगभद्रा इसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये इधर बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, कृष्णा गिरती है, पेनगंगा गोदावरी भी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और महानदी भी आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बस नर्मदा है अरेबियन सी वाला, बस थोड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट वन इज, और मैंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ खेलते हैं ये ट्रिब्यूटरीज पे, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फॉलोइंग रिवर, या हिमालय से निकल रही है या पेनिनसुलर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, या तो आपको नॉलेज है, एल्स यू शुड स्किप दिस क्वेश्चन, रीजन बिंग की कुछ नहीं लॉजिक लगाओगे, लगेगा ही नहीं, सोचो, पता है टेक्नीटियम है टीसी तो ठीक है, वन एल्स यू शुड लीव दिस, कैसे लगाओगे। इन एलिमेंट का इस तरह से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सिंबल जो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हो, TH TI TC, टेक्नीटियम मुझे याद है, इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। अगर याद नहीं है, कोई ऐसा एस्पिरेंट बैठा है तो उसके ऊपर से जाएगा ये नया, मतलब ठीक है। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉल जो है ना उसको डिफेंड करना है, कौन से हिट करना है, और किसको लीव कर देना है। एक अच्छे बैट्समैन या एक अच्छे टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट वन इज CGTMS। मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या, ये बहुत रेयर चांस है कि किसी को पता होगा, ठीक है। एक एग्जाम हॉल में जिन्होंने क्लियर किया ना, उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ, रेयर चांसेस इसका फुल फॉर्म पता होगा, बट अगेन लॉजिक पार्ट देखो। CGT देखो, क्रेडिट गारंटी में पहला ऑप्शन ऐसे ही पढ़ता हूँ, फंड ट्रस्ट, मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। सो बेसिकली ये मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड देखो तो MSME की बात हो रही है, इनको क्रेडिट, MSME की बात हो रही है, और इनको क्रेडिट देने की बात हो रही है कि कोई ऐसे तरीका ले आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इनको क्रेडिट देना है, ठीक है। तो उसी में 3 होते हैं ना, ई से तो इंटरप्राइजेस हैं, 3 होते हैं। सोचो, पहला सबसे छोटा माइक्रो, सबसे छोटा माइक्रो होता है, एस फॉर स्मॉल। अभी फिर से इसको क्लासीफाई किया गया है, तो यू कैन सी अ क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स, इसको रिसेंटली फिर से मतलब अपडेट किया गया है इसको डिफाइन करने। और लास्ट वन इज मैक्रो। तो देखो क्रेडिट दी जाएगी तो हमेशा आप देखोगे माइक्रो और स्मॉल को एक साथ क्लब करते हैं, मैक्रो को थोड़ा अलग देखते हैं, मतलब बड़ा जो नॉलेज, बड़ा जो बिजनेस है। तो पहले तो, और असेंडिंग ऑर्डर में भी हम देते हैं ना, मतलब देखेंगे माइक्रो एंड देन स्मॉल। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है मीडियम एंड स्मॉल, ये थोड़ा बनता भी है,
बट इफ यू सी माइक्रो एंड मीडियम, एम तो है ही नहीं यहाँ, तो ये ऑप्शन तो एब्सर्ड है। ये 3 ऑप्शन में देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइक्रो और स्मॉल के साथ कौन सा आ रहा है। देखो यही मैं ट्रिक नहीं हूँ, माइक्रो, स्मॉल एंड देन मीडियम, तो बेसिक है। होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर, क्यों ये इजी है इस क्वेश्चन को कर पाना। MSE, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, नॉट मैक्रो, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये क्रेडिट गारंटी तो हर एक का पार्ट है, कॉमन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू और डाई एंड व्हेन। तो 2 चीज़ें पूछ रहा है, बोला किसने, स्लोगन दिया किसने, और कब दिया गया। तो सबसे पहले वी हैव, किसी को भी पता होगा कि ये महात्मा गांधी है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि कब दिया गया है। इन केस अगर आपको ये भी नहीं पता कि महात्मा गांधी ने दिया है, तो अगर ये पता है कि कब दिया गया है, तो उससे भी हम कर सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये एक फेवरेट थीम है BPSC का। और मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 1942 से, जो क्विट इंडिया, डेट कब हुआ था, दिवाली, दशहरा के टाइम हुआ था, इसमें से कौन रिलेटेड थे, खास करके जो 2 इंडिविजुअल इंडिया बिहार से रिलेटेड हैं, लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। तो इसके अराउंड क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है, तो ये थीम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थीम अगर की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं इसको लेकर भी अच्छा सा एक वीडियो एग्जाम्पल के साथ शो कर सकता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से BPSC फ्रेम करता है। अच्छा ठीक है, कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन, ये सॉरी क्विट इंडिया 1942, मुझे बस इतना पता है, मुझे नहीं पता किसने दिया है। तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, आपको अच्छे से पता होगा कि 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस जो हुआ था, उसके बाद सुभाष बोस ने कांग्रेस से मतलब एक तरह से अलग ही हो गए थे और अपना वे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इंटरनेशनल अलायंस के थ्रू आज़ादी चाह रहे थे। तो बोस तो 1942 में QIM का पार्ट ही नहीं थे, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। जवाहरलाल नेहरू इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और तब तक भारत इतना सक्षम ही नहीं था कि सीधा बोले डू और डाई, या कांग्रेस इतना सक्षम नहीं थी सॉरी कि बोल पाए कि अब करो या मरो। बचते हैं गांधी जी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मोर देन वन ऑफ द बेकार है, और ये गलती से हो गया, इसको तुम इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार हो गया। मोर देन वन ऑफ द एबव का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। सो यस वी शुड गो विद द गांधी जी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसको ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं पता है तो क्विट इंडिया का ईयर पता है, तो उससे मैंने डिराइव करने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, सिंपल समझो। 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनके फंक्शंस अगर आपको याद हैं 3 के, तो आप इजीली आंसर डिराइव कर लोगे। WBC का क्या काम है, इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है, बाहर से कोई इन्फेक्शन अटैक करता है। RBC का क्या काम है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ब्लड को क्लॉटिंग जो है, ठीक है, या मतलब जो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर कहीं से कट फट गया ना तो ये रोकता है प्लेटलेट्स। अब ये 3 तो हमें पता है, अब प्लाज्मा का फंक्शन नहीं पता है, तो ऑब्वियसली ये ऑड वन आउट के हिसाब से भी आंसर होगा। बट अगर फंक्शन पता है तो वो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड का पार्ट होता है, और लिक्विड मतलब कि मोबिलिटी वगैरह इसी के अंदर सब कुछ होता है, तो इस बेसिस पे प्लाज्मा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आजीविका सेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री है। आपको पता है कि 3-4 अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हुए थे, कास्ट सिस्टम वगैरह या हिंदुइज्म में रिवाइवल करने, हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने को लेकर 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC के अराउंड, ठीक है। आप लोगों को इतना बेसिक पता होगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वन ऑफ वाज आजीविका सेक्ट, ठीक है। अब रिफॉर्म कर रहे हैं, बेसिक है, पता है कि तो वो कास्ट सिस्टम वगैरह में बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, इतना बेसिक पता है। अब देखो मोर देन वन ऑफ द BCD, मखाली गोस आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़िए। इसमें देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी इज नियति, ये भी याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास,
मतलब ये चाहेंगे, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल है, हिंदुइज्म में रिफॉर्म चाह रहे हैं, तो सी जहाँ भी होगा वो ऑप्शन हम आउट करते हैं। एंड मोर देन वन ऑफ द एबव का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है तो मोर देन वन ऑफ द एबव कैसे होगा? मतलब एक बार बस सोचिए, ठीक है। अब आजीविका सेक्ट के बारे में अगर थोड़ा बहुत, उसके मेन लीडर जैसे बुद्धिज्म के कौन है? बुद्धा। जैनिज्म के कौन है? जैन, महावीर जैन मेन लीडर, इस वजह से 24 तीर्थंकर से इसमें। आजीविका सेक्ट का भी अगर मतलब इतना थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है तो मकाली घोष तो होगा ही। सो ए एंड डी और रेगुलर सभाज एंड मीटिंग्स जो है ना, इनका वही था। अनऑर्थोडॉक्स जितने भी थे, मतलब ये तीनों चारों, इसमें रेगुलर मीटिंग, सभाज, ये सारी चीज़ें रेगुलर हुआ करती थी। तो ये तो ऑब्वियसली सही है, ए और डी तो सही है, बचता है बी और सी। सी गलत है, तो सी अब मुझे इन दोनों में सेलेक्ट करना है। और अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है तो यस, दे बिलीव इन नियति, पहले से ही प्री डिटरमाइंड था सब कुछ, पहले से इन्होंने तय, इनके हिसाब से तय कर रखा है। हम कोई भी कर्म वगैरह करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी टू जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म अच्छे कर्म पे बात करते थे, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति इस तरह की, तो इनके हिसाब से मोक्ष भी पहले से ही तय है कि कब होना है, ठीक है। तो यस, ए बी डी के साथ हम जाएंगे अगर बेसिक नॉलेज है थोड़ा बहुत तो। और ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिखा मुझे, मतलब बहुत कम मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुझे दिखे हैं, तो वन ऑफ देम आर, ये थोड़ा यूपीएससी से सिमिलर है, बट ऑप्शंस ऐसे सेट किया ना कि आपके लिए इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 68 क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। मिनास गेरियास, मतलब पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस है, किस मिनरल्स के लिए फेमस है, किस ओर के लिए फेमस है? तो मुझे जहाँ तक याद है, मतलब इतना मुझे पता है कि ब्राज़ील जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का बहुत बड़ा कंट्री है, मतलब कि टॉप 5 में आता है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा ना तो वर्ल्ड में बड़े लेवल पे करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ठीक है। और ब्राज़ील, मुझे मतलब न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते समय मुझे कहीं ना कहीं दिखता था कि ब्राज़ील आयरन ओर सप्लाई करता है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को मतलब कि वैसे तो ये डिफ़िकल्ट है, बट मेरा अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसी क्वेश्चन में आपका कहीं कुछ पढ़ा होगा तो वो यूज़ हो जाएगा। मेरा ये था कि मैं श्योर नहीं था कि आयरन ओर ही होगा इसमें, क्योंकि ये 4 बॉक्साइट, माइका तो नहीं होगा यार, ये तो मुझे लगता है बेकार है। आई थिंक ब्राज़ील का माइका से कोई कनेक्शन नहीं है, बट बाकी 3 में है। बट आयरन ओर में आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि न्यूज़ में वो रहा है इसके सेलिंग पे, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इंडिया से नहीं वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा न्यू आर्टिकल्स छपते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ प्रोविंस है, बट आयरन ओर में लीडिंग प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ने मतलब किया है, किसी ने बिहार स्पेशल थोड़ा भी पढ़ा है या PYQ कर रहा है, तो मैंने कहा है ना कि बुक्स एक फेवरेट थीम है कहीं से भी हो, तो इसमें आप ज़्यादा मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब नाम एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इतना बेयर मिनिमम आप पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि ये PYQ में मल्टीपल टाइम्स पूछा है सर्विते से, ठीक है। केसर राम भट्ट, मुझे याद है ये, अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है। 70th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हाईली इलंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट, ओके। ऑप्शंस देखते हैं, देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और ये होते क्या हैं? मेटियोर क्या होता है कि कोई टूटा हुआ पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब सेलेसियल बॉडी का, वो अर्थ पे आ गया, अगर एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं कर पाया तो उसको मेटियोर बोलेंगे, इंटर कर गया तो उसको मेटेओराइट बोलेंगे। तो कहीं से टूट के आया तो उसका कोई डिफाइंड पाथ तो होगा भी नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही अब्सर्ड लग रहे हैं मुझे। टूट के आया है किसी ऑब्जेक्ट से, सेलेसियल ऑब्जेक्ट से, तो इसका तो कोई डिफाइंड पाथ है ही नहीं, तो वैसे भी ये आउट है। नेक्स्ट वन इज एस्टेरॉयड। आपको पता है एस्टेरॉयड जो है ना,
मार्स और जुपिटर के बीच में सन को रोटेट करता है, सन रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और ये जुपिटर है। तो मोर और लेस ना ये थोड़ा सा सर्कुलर पाथ है, नॉट एग्जैक्टली बट सर्कुलर पाथ है। बचता है कॉमेट, एक ऑप्शन हेली कॉमेट पढ़ते हैं ना, 86 आई थिंक 76 या 86 ईयर्स में एक बार आता है। हम लोगों ने अपने लाइफ का शायद हेली कॉमेट देख लिया है। हाँ, तो नहीं देखा, मतलब मुझे नहीं एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन से ईयर में आया है, 1962 में आएगा, आप जो भी है रहने देते हैं इसको। तो कॉमेट जो है वो मतलब कि एक इसका पाथ ऐसे होता है कि ये रिवॉल्व करता है इलेप्टिकल वे में। वैसे भी इन तीनों ऑप्शन से तो वैसे भी क्लियर हो गया कि ये तीनों नहीं है, बट कॉमेट तो है ना। और जहाँ तक मुझे पता है कॉमेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया, मैंने बोला था, है ना। ओके, सो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, काइंड ऑफ डिफिकल्ट है, बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप को गोली कहाँ लगी थी। अगर कोई बंदा अगर फॉलो करता है यूएस पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जैसे मैं करता हूँ, और अब तो सब करते हैं, जैसे रील्स में आता है ट्रंप, या कहीं ना कहीं दिख ही जाता है सोशल मीडिया पे ट्रंप, इलन मस्क, ठीक है, इंडिया का जो मतलब कि काश पटेल है, इस तरह के लोग। छोड़ो इसको, यूएस इलेक्शंस को अगर आपने फॉलो किया होगा थोड़ा बहुत, तो यूएस इलेक्शंस के मतलब या तो आपको नॉलेज है, यू शुड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, आपने पढ़ रखा है। इन केस नहीं नॉलेज है, तो मैंने अपने डिराइव, जब मैंने पहली बार इसको देखा ना, तो हाउ आई यूज माई डिराइव नॉलेज, ये डिराइव लॉजिक टू रीच द आंसर, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज आउट ऑफ दिस 3 ना, सबसे ज़्यादा मुझे एब्सर्ड ये लगता है, मैंने इसका नाम ही नहीं सुना है, मिलुवाकी, मतलब मैंने नहीं सुना है कभी, ठीक है। तो ये मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, पेनिनसिल्वेनिया, टेक्सास एंड एरिजोना। जो टेक्सास है ना, वो टेक्सास जो है ना, टेक्सास बोलो या टेक्सास बोलो, दोनों में से कोई भी है, मतलब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो यूएसए इलेक्शन में क्या होता है, स्विंग स्टेट का एक मतलब कि ऐसा स्टेट है, एक होता है रिपब्लिकन, मतलब 2 ही पार्टी है ना, आपको पता होगा। वैसे ट्रम्प, ये मस्क ने एक नई पार्टी बनाई है, वो अलग डिबेट है। दूसरा डेमोक्रेट है। डेमोक्रेट कौन से हैं, जो ओबामा वाली पार्टी है, बाइडेन वाली पार्टी है, या कमाला हैरिस वाली पार्टी है, ठीक है। और रिपब्लिकन ट्रम्प वाली पार्टी है, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाली पार्टी है, ठीक है। तो कुछ आउट ऑफ 50 स्टेट्स, आई थिंक 51 जो भी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट में कुछ स्टेट कंप्लीटली वोट करता आ रहा है रिपब्लिकन को, कुछ स्टेट कंप्लीटली वोट करता आ रहा है डेमोक्रेट्स को, एंड देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि वोट करता, वो स्विंग स्टेट है, वो किसी को भी वोट कर देता है। और आपको पता होगा कि हर स्टेट का एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ वोट्स तय कर रखे हैं यूएस इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। तो जो स्विंग स्टेट है ना, ठीक है, अब देखो इसमें मुझे जहाँ तक पता है, अच्छे से पता है कि एरिजोना जो, मतलब आई डोंट नो आप लोगों का क्या नॉलेज है, बट मेरा नॉलेज है कि एरिजोना जो है ना, डेमोक्रेट्स को बहुत दिनों से वोट करता है, ये स्विंग स्टेट नहीं है, ठीक है। टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन का पार्ट है, मतलब रिपब्लिकन को वोट करता आ रहा है सालों से। एंड द लास्ट वन, ओनली वन बच्चा जो पेनिनसिल्वेनिया, ये स्विंग स्टेट है, मुझे ये पता था या पता है, मतलब अभी जो मैंने कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को किया ना, तो मुझे ये बिल्कुल पता था कि पेनिनसिल्वेनिया, आंसर नहीं याद था कि कहाँ गोली लगाए, बट ये स्विंग स्टेट वाला जो मैंने लॉजिक लगाया ना, उससे मैं इस आंसर पे पहुँच गया। एंड आई डोंट नो कि ये करेक्ट होता नहीं होता, बट तब मैंने जब लॉजिक लगाया, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, तो कोई ना कोई लॉजिक लगाओगे, तो उस लॉजिक के बेसिस पे मुझे पता था कि ट्रम्प जो है ना, एफर्ट वहीं लगाएगा जो स्विंग स्टेट है, जो ऑलरेडी, जैसे कि
फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी स्टेट ऐसा है जहाँ पे आपको वोट मिलता आ रहा है ट्रेडिशनली, वहाँ पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके फेवर में है ही। जो नहीं है उनके लिए एफर्ट लगाना है। स्विंग स्टेट किसी को भी वोट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आप उसको कन्विंस करते हो। तो पेनिनसिल्वेनिया में ट्रम्प साहब जो ना कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पे पेनिनसिल्वेनिया जो है वो मतलब कि एक बहुत मतलब आई थिंक 30 वोट्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही वोट फैक्टर है, मतलब कि इस वोट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे। तो पेनिनसिल्वेनिया में ट्रम्प साहब मेहनत कर रहे थे एंड यहीं पे इनको गोली मारी गई थी, ठीक है। तो ये स्विंग स्टेट वाला ना इट हेल्प मी टू रिजॉल्व या लॉजिक लगा के इस आंसर में। वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आई विल नॉट लाइक टू यू, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, 2023 नहीं पता आंसर, सिंपल सोचो। 10 और 15 नंबर पे होगा तो कभी पूछेगा, एक बार बस सोचना, मतलब सिंपल है ना कि 10-15 नंबर पे क्यों ही पूछेगा भाई। तो 2 ऑप्शंस देखोगे ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे एब्सर्ड है, वो बीपीएससी खुद बोलता है ये दोनों नहीं है भाई, इन दोनों को जाने दो, मत देखो इनको, बाकी 2 पे देखो, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 2 देखो, सेकंड में और फोर्थ में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं लास्ट 2014-15 से, मतलब उससे पहले भी आते थे बट इसके बाद कुछ ज़्यादा आए हैं। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम मतलब कि इंडिया के अंदर बनाना है। वैसे असेंबल करके सब कुछ देते हैं, वो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट अगेन कहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है। तो सेकंड जो है वो और फोर्थ जो है वो, अब सेकंड जो ये बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में, क्रूड स्टील में चाइना जो है डोमिनेट करता है, और आपको भी पता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज चाइना में, तो फर्स्ट तो चाइना ही है, मतलब दुनिया का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है, इतना ह्यूज डिपेंडेंसी है चाइना पे, ठीक है, दुनिया का। इसीलिए चाइना जो भी करता है सुनना पड़ता है। एंड द फोर्थ पोजीशन क्यों पूछेगा, आप जस्ट सोचो ना, ये इकोनॉमी की थोड़ी बात हो रही है कि कितना, और ये क्वेश्चन भी देख लो, इको करेंट अफेयर्स से है, जो कि आपको यूजुअली नहीं दिखेगा, और ये पैटर्न बीपीएससी फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, मैंने ये कहा ना वीडियो के शुरू में, यहाँ भी कह रहा हूँ। तो ये सेकंड ऑप्शन ही होगा, रीज़न बिंग की फोर्थ नहीं पूछने के चांसेस हैं। चौथा रैंक आ गया हमारा ग्लोबल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में, बट वो एक अलग चीज़ है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ठीक है। और अगर देखो तो बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड, चाइना के पास सेकंड आता है, ठीक है। राइस, वीट, शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगेन इस बेसिस पे भी मेरा ध्यान जाएगा कि ये सेकंड ही होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू द 74th क्वेश्चन। एक रिवर वाला आएगा और उसके साथ कौन सी सिटी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ये तो याद रहता है किसी को भी, कोई भी जीके पढ़ना स्टार्ट करता है ना बिहार में, तो यही पूछता है, न्यूयॉर्क किस शहर पे है, लंदन किस शहर पे, पेरिस किस शहर पे, ठीक है। तो वो मुझे बचपन से ही याद है। तो फिर भी अगर याद नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो यूज़ करो। लिस्बन किसका कैपिटल है, पोर्टुगल, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी, मतलब बहुत दूरी पे है, और दोनों मतलब कि ऑलमोस्ट सी जो है ना शोर मतलब बहुत पास है, तो चांसेस बहुत कम है कि जो 2 सी शोर वाला सिटी होगा ना, मेजर सिटी, वो एक रिवर उसके थ्रू पास करेंगी, बहुत कम, रेयर होता है। बुडापेस्ट जो है ना कहाँ है, हंगरी में, ये भी बहुत दूर है। मतलब ये देख रहे हो ना, लॉजिकली देखो, लिस्बन एंड बुडापेस्ट तो मुझे वैसे भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है कि पेरिस हो सकता है, आता ही होगा, जब आपने ये रिवर देखा होगा ना तो दिमाग में हिट करता है, पेरिस है नहीं है नहीं है, ऐसे चल रहा है। लेकिन कुछ कंफर्म करने के लिए आपको चाहिए। अब बेलग्रेड जो है ना, ब्रुसेल्स, सॉरी आई थिंक बेल्जियम का कैपिटल है ना, मुझे कंफ्यूजन है, बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, मुझे एक बार देखने दीजिए जस्ट।
सॉरी, बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ सर्बिया। माफ़ कीजिएगा, सर्बिया किधर है? मैं एक बार लोकेशन देख ही लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर थोड़ा भी आपको कैपिटल का आइडिया है ना। ठीक है, देखिए यूरोप चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लिस्बन। देखो ये तो बिल्कुल शेयर ही कर रहा है, मतलब सी शोर को। फिर बचता है ये रिवर। ठीक है, बेलग्रेड हंगरी का कैपिटल, ये बुडापेस्ट। ठीक है, एंड देन वी हैव सर्बिया। सर्बिया, ये बेलग्रेड। मतलब ये तीन कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पास होगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी आपको आ रहा है कि पेरिस है, तो क्लियर कट, मतलब कि अगर यहाँ आसपास कोई सिटी रहता तो मे बी इफ देर वॉज बेल्जियम, ठीक है, या कोई आसपास का फ्रांस का ही कोई शहर रहता तो मे बी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती थी। बट ऑप्शंस ऐसे बनाए ना कि दूर दूर पे डाल दिया है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और जहाँ तक पता है कि ये रिवर जो है ना बस फ्रांस में ही फ्लो करती है, फ्रांस के बाहर नहीं बहती है। तो और कंट्री के सिटीज़ के साथ उसके किनारे पे बहना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। आते हैं हम वापस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका आंसर तो इजी है, बट इन केस नहीं है तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर से अपने नॉलेज को यूज़ करके पहुंच सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। देखो अगेन आरबीआई का डेटा है और ये नहीं है बजट और सर्वे का, समझो इस चीज़ को, बस इतना पढ़ लेने से नहीं होगा। अब कह रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB क्या इसका काम है और यूनिवर्सल बैंक में क्या डिफरेंस है, इसके बीच का ये है। जो यूपीएससी वाले बच्चे होंगे उसके लिए केक वाक होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक सिंपल है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, जो कमज़ोर पिछड़े हैं, उनके लिए स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करता है PSL 75%, मतलब छोटे लेवल पे। और यूनिवर्सल बैंक सबके लिए। तो इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है ना 100 या 200 करोड़, आई थिंक 100 करोड़ है इनिशियली। और इसकी यूनिवर्सल बैंक की पेड अप कैपिटल इनिशियल कितनी होती है? 500 करोड़ होती है। बट द थिंग इज़, अगर आपने न्यूज़ में इसको पढ़ा है तो ठीक है, बट लॉजिकली एक बार सोचो कि SFB ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बैंक है और वो बनना चाहती है यूनिवर्सल। तो 500 वाला तो क्राइटेरिया ये, मतलब कि कुछ स्पेशल ये बन रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 500 वाला कर देगी तो वो तो ऑलरेडी फिर मतलब कि यूनिवर्सल से यूनिक कैसे हुआ? मतलब तो आरबीआई ने जो क्राइटेरिया बनाया है कि यूनिवर्सल कोई SFB तब ही यूनिवर्सल बनेगा जब 1000 करोड़, सेकेंड हाईएस्ट जो दे रखा है, नेटवर्थ उसकी होगी, ना कि 500 होगी। जो कि यूनिवर्सल बैंक अगर खुद की करवाएगा ना, मतलब रजिस्ट्रेशन एज ए यूनिवर्सल बैंक आरबीआई के पास, तो उसके पास 500 रहेगा, चल जाएगा। बट SFB अगर जाना चाहता है यूनिवर्सल वाले कैटेगरी में तो बस 500 से नहीं होगा। और क्यों होगा? तब तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं हुआ ना। तो आरबीआई ने क्या किया कि उसको 1000 करोड़ का पेड अप कैपिटल डाल दिया। ठीक है, सो वैसे तो इस क्वेश्चन में आपके पास नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ज्ञान है, मतलब कि आपने पढ़ रखा है, तब ये इजी है। एल्स थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बट अगेन 500 बहुत कम होते हैं, मतलब आज के, मतलब इंडिया जो साइज है, इकोनॉमी की साइज है, वैसे भी अगर सोचो तो बेयर मिनिमम 1000 के साथ वैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर पता है तो आप करो, नहीं पता है तो इसको भी आप लीव कर सकते थे। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी यूपीएससी रिलेटेड नॉलेज है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कहीं से कुछ नॉलेज है SFB के बारे में या यूनिवर्सल बैंक के बारे में, तो अब इसको आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट जो मैंने करवाया है, और आगे जो सूरज सर अगले पार्ट में करवाएंगे। तो मुझे ये जानना है कि आप जो ये पार्ट 2 है उसका रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और क्या आप चाहते हो कि इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करें, सो दैट आपके लिए जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपके पास पहले से ही नॉलेज है, और आपको मतलब क्लैरिटी नहीं है कि आंसर क्या होगा, तो
ऑप्शंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सही आंसर्स पे पहुंचने के लिए, वही मैं सिखा रहा हूँ। और ये एप्टीट्यूड मैं चाहता हूँ कि 5 साल 6 साल के पेपर पे लगाऊँ, एंड देन अल्टीमेटली आपके अंदर ये एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए ताकि आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस पे पहुंच पाओ। ठीक है, हर समय ये ट्रू नहीं होगा, मतलब हमेशा ये वर्क नहीं करेगा, बट अगेन 150 में तो 150 क्वेश्चन करेक्ट करने नहीं है, 91 कट ऑफ होता है, वो भी यूआर कैटेगरी का, यूआर मेल कैटेगरी का, यूआर फीमेल का आई थिंक 81 या 83 होता है, जो भी है। सो द थिंग इज़ कि सब अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए, तो आपको पूरा नंबर नहीं लाना है, गलतियाँ होंगी, लेकिन कैसे हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। उसमें ये तरीका मुझे बहुत कारगर लगता है, एंड मैंने अपने एग्ज़ाम्स पे और सूरज सर ने भी लगाया, एंड इट हैज़ वर्कड। एक होता है पढ़ना, एक होता है एक्चुअल पेपर देना, और असली में आपको पेपर ही देना है, कितना भी पढ़ के आ जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ हम चाह रहे हैं, आपको एक एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट, एंड फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या, मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम इस इनिशिएटिव को एक सीरीज़ उसका बनाएंगे यूट्यूब पे और आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।